ओके, वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो पहले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग ओजोन ह्रास यानी ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़े थे। ओजोन क्या है ये सब हम लोग पढ़े। नेक्स्ट हम लोग ग्रीन हाउस गैस के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान ले थोड़ा कि मानवीय क्रियाओं द्वारा ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है। ठीक है, देखिए तो क्या है कि किन किन गैसों में जो है ऐसी हानिकारक रासायनिक यौगिक होते हैं जो ओजोन का ह्रास करते हैं। तो वे इस तरह के गैसें हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहते हैं। हेलोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड को वैज्ञानिक ने ओजोन परत के क्षरण के रूप में चिन्हित किया है। ठीक है, तो ओजोन को नष्ट करने वाले अब तक जो हम लोगों को पता है कारण, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु के अतिरिक्त क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु भी होते हैं। ठीक है, और ये तो रासायनिक है, आप जानते ही। इसका भूतल पर कोई कुप्रभाव नहीं है, लेकिन यह ओजोन मंडल के रासायनिक अभिक्रिया को खतरनाक बना देती है। ठीक है, दूसरा जो कारण है कि ओजोन परत के क्षय होने का, वो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है सुपरसोनिक जेट विमान। सुपरसोनिक जेट विमान कहाँ चलते हैं? मोटा मोटी स्ट्रेटोस्फियर या ट्रोपोस्फियर के एकदम ऊपरी भाग में। तो सुपरसोनिक जेट विमान से होता क्या है? इनसे निकलने वाले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या करती है? ओजोन गैस को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो यह एक कारण है ओजोन के लेयर में हानि होने का, ओजोन डिप्लीशन का। फिर चौथा क्या है कि ओजोन के परत के क्षयीकरण के अन्य कारणों में नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन ऑक्साइड गैस भी आते हैं। ठीक है, इनके अलावा सौरमंडल में होने वाली भारी उथल पुथल एवं वायुमंडलीय प्रदूषण आदि के कारण क्या होता है कि आपका जो ओजोन है उसमें उसकी ह्रास हो रही है। ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल क्या है? ओजोन छिद्र मतलब क्या? वहां पे कोई छेद नहीं बन गया है, वहां पर क्या हो गई है कि ओजोन की मात्रा में अचानक से कहीं कहीं गैप हो गया है। ठीक है, छिद्र हो गया है, जिसको हम लोग और उस छिद्र से होकर के सूर्य की नुकसानदेह किरणें जो है पृथ्वी में पहुंच जाती है। तो वैसे छिद्रों को हम लोग ओजोन होल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ओजोन परत के क्षय होने के क्या दुष्परिणाम है। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। क्या दुष्परिणाम है? तुम लोग सारे जानते हो कि ओजोन की कमी हो रही है, ओजोन का ह्रास हो रहा है। हम लोग सारे जानते हैं। अच्छा, तो दुष्परिणाम देखते हैं क्या क्या होता है। मनुष्य के शरीर का जो ढका हुआ भाग नहीं है, वो अगर आपका पराबैंगनी किरणों के संस्पर्श में आता है तो क्या होगा? वो जल जाता है। उसको हम लोग कहते हैं सनबर्न। SUN, सन, BURN, बर्न, सनबर्न। और त्वचा का रंग बदल जाता है।
फिर क्या है, अच्छा ये हम लोग तो पढ़े। और फिर नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, यूवी रेज से कैंसर भी हो सकता है। अच्छा फिर है प्रतिवर्ष सनबर्न कैंसर से मरने वालों की संख्या लगभग 7,000 है। अच्छा फिर मनुष्य के आंख के लेंस और कॉर्निया पर यूवी के कारण छाया पड़ जाती है, तो कैटरैक्ट होता है ना, मोतियाबिंद, वो भी पड़ता है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। पराबैंगनी किरणों के मुख्य कारण मनुष्य की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो रही है। देखो यूवी रेज के कारण क्या होता है, मनुष्य का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, वो कम होती जा रही है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से स्तन कैंसर और ल्यूकेमिया जैसे रोग बढ़ रहे हैं। अच्छा और लास्ट वाला कि जो हमारी जो प्रजनन क्षमता है, हाँ रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है, वो भी घट रहा है और उसके बदले क्या बढ़ रहा है, बांझपन। अच्छा अब हम लोग पहले हम लोग देखें कि ओजोन परत के क्षय के दुष्परिणाम मनुष्य के ऊपर क्या है। अब हम देखेंगे कि अन्य प्राणी पर ओजोन के क्षय के दुष्परिणाम क्या है। अन्य प्राणियों पर जैसे मान लो कि जो वाटर इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, उसका मूल आधार क्या है, उद्भिद है, प्लैंकटन। तो यूवी रेस के कारण क्या होता है, जो प्लैंकटन्स वगैरह है वो मर जाती है, के जो प्लैंकटन्स पर आधारित जो जैसे मछलियां हैं, तो मछलियों की भी कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्लैंकटन्स का मुख्य भोजन क्या है, मछलियों का मुख्य भोजन क्या है, प्लैंकटन्स है। तो अगर प्लैंकटन्स की कमी हो जाएगी तो मछलियों की भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अल्ट्रावायलेट यूवी रेज के कारण क्या होता है कि जो निम्न श्रेणी के जो प्राणी हैं उनका विस्तार, निम्न श्रेणी के प्राणी मतलब बैक्टीरिया, वायरस, ये भी, इनका वंश विस्तार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह एक तरह से ये अच्छा भी है। जैसे हम लोग कोरोना वायरस कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस को भी अल्ट्रावायलेट रेज से हम लोग मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारते हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज के संस्पर्श में हम आप आ गए तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उद्भिदों पर माने प्लांट्स पर क्या प्रभाव है इसका, कि अल्ट्रावायलेट रेज के कारण 20 से 50% पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो गई है। तो क्लोरोफिल की मात्रा अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उसका जो भोजन बनाने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि ओजोन परत के दुष्परिणाम हर जगह, मनुष्य के ऊपर क्या दुष्प्रभाव है, प्राणियों के ऊपर क्या है, और उद्भिदों पर मतलब प्लांट्स पर क्या इसका इफेक्ट है, ये हम लोग देखें, ठीक है। जलवायु पर भी प्रभाव है, क्योंकि ओजोन क्षतिग्रस्त होने से जलवायु पर वर्षा, तापमान, वायु की प्रवाह, ठीक है, ये सब में परिवर्तन आ जाएगा, और इन सब में परिवर्तन आने से जलवायु में भी परिवर्तन आना लाजमी है। अब नेक्स्ट आएगा कि ओजोन क्षरण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, रोकने के क्या उपाय हैं। सबसे पहली बात, जो हम लोग कारण देखे उसका काट लिखना पड़ेगा। तो रोकने का सबसे पहला उपाय है कि जहां जहां से ओजोन को
क्षति करने वाले जो गैस निकलते हैं उसको कम किया जाए, माने गैस की मात्रा में कम किया जाए। हानिकारक जो गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब कमी कर। फिर क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, पेड़ हमें ऑक्सीजन देगा, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है, कैसे हम लोग ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण को रोक सकते हैं। अच्छा, फिर ओजोन क्षरण करने वाले जो रसायन, अच्छा उसको तो हम बताएं कि दो उपाय है, एक उन रसायनों को कमी कर सकते हैं और दूसरा पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीका से हम लोग क्या है, ओजोन क्षरण को बहुत हद तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको तुम लोग पहले भी बनी हो, अच्छा इसको तुम लोग पहले भी पढ़ी हो, हाँ, कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसको पहले भी तुम लोग छोटे क्लासेस से भी पढ़ते आई हो। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, देखो ठंडे प्रदेशों में जहाँ की टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहां पर क्या होता है, कांच के घरों में पौधे उगाए जाते हैं। क्यों कांच के घरों में उगाए जाते हैं, क्योंकि पौधों को एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, माने बीज से पौधा बनने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में तो तापमान बहुत कम रहता है, तो बीज से पौधा नहीं बन पाता है, इसलिए कांच के घरों में रखा जाता है। कांच के घरों में क्या होता है कि वो सूर्य से आने वाली ताप को अंदर तो आने देता है कांच के घर के अंदर, लेकिन बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है। सूर्य से जो ताप आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है, और पृथ्वी से जो वापस जाता है वो लॉन्ग वेव के रूप में जाता है। तो पृथ्वी क्या करती है, वो लॉन्ग वेव्स को रोक लेती है, सॉरी पृथ्वी नहीं, वायुमंडल क्या करता है, लॉन्ग वेव्स को रोक लेता है। और लॉन्ग वेव्स को रोक लेने से, माने जो दीर्घ तरंगे हैं उनको अगर रोक लेता है तो उससे क्या होगा, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यह पृथ्वी है, तो ये क्या है, वायुमंडल है, और यहाँ पे मान लो कि सूर्य है, तो सूर्य से जो तापमान आ रहा है वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आ रहा है, वो इजीली पृथ्वी पे आ रहा है। अब पृथ्वी रात के समय जब सूर्य नहीं रहता है तो पृथ्वी क्या करती है, इससे प्राप्त ऊर्जा को रेडिएट बैक कर देती है, वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। लेकिन जब ये पृथ्वी से वापस जाता है तो ये लॉन्ग वेव्स के रूप में जाता है, और लॉन्ग वेव्स को क्या करती है, वायुमंडल रोक देती है। इससे क्या होगा, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही काम कौन करता है, ठंडे प्रदेशों में कांच के घर। ठंडे प्रदेशों में कांच के घर क्या करते हैं, सूर्य के ताप को अंदर तो आने देते हैं लेकिन बाहर जाने नहीं देते हैं, जिससे कि कांच के घर के अंदर का तापमान बढ़ जाता है और आसानी से बीज से पौधा का जन्म होता है, ठीक है। इसीलिए यही काम चूंकि वायुमंडल भी करती है, इसलिए वायुमंडल में हम लोग क्या देख पाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख पाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस मैं बोल रही हूँ, ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आते हैं, तो जो भी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाले जो गैस है उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यह मेनली आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ, जितना भी धुआं वगैरह निकलता है उसमें जो भी गैसेस होती हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है सारे इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस का क्या इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस का या हरित गृह का क्या प्रभाव है। इससे क्या होता है, पहला प्रभाव, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है,
अच्छा, दूसरा है वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो मानव का समाज और कृषि दोनों ही क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि हरित गृह के प्रभाव से क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने से क्या होगा, वर्षा और मिट्टी की नमी में कमी आएगी, और नमी में कमी आ जाएगी तो क्या होगा, फसल का उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होने से पूरे विश्व में क्या होगा, खाद्यान्न का संकट होगा। ठीक है, फिर चौथा क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस के इफेक्ट से, हरित गृह के प्रभाव से तापमान बढ़ेगा, और पूरे विश्व का तापमान बढ़ेगा तो समुद्र का भी तापमान बढ़ेगा, और समुद्र की पारिस्थितिकी तो जो तंत्र है, माने समुद्र की जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब पूरा जो जैव मंडल है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। पांचवा क्या हो सकता है, स्थल में तापमान वृद्धि से क्या होगी, जो भी बर्फ आपका मान लीजिए ग्लेशियर्स के रूप में पर्वतों पर और ध्रुवों पर जमा है वो पिघल जाएंगे। पिघल करके पानी कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, और समुद्र में पानी का लेयर जो है वो बढ़ जाएगा, और जितने भी हमारे जो कोस्टल शहर है वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका भूमंडलीय उष्मीकरण भी इसको हम लोग कह सकते हैं, उसका भी नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, पूरे विश्व का तापमान में वृद्धि, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के क्या प्रमाण हैं। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन जलवायु परिवर्तन के क्या प्रमाण हैं, एविडेंस के क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रमाण है कि इंडिकेशन ऑफ एडवांसमेंट एंड रिट्रीट ऑफ पास्ट ग्लेशियर्स। ठीक है, मतलब कि हमें बहुत जगह अतीत के हिमवाह के आगे बढ़ने और बाद में उसके पीछे हटने का चिन्ह देखने को मिला है। जैसे जो रिसर्च हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि ईसा मसीह के जन्म के 3000 वर्ष पूर्व पृथ्वी का बर्फीला क्षेत्र कम हो गया था, और इससे क्या हुआ था, आज की तुलना में हिम रेखा 300 मीटर ऊपर थी। पुनः ईसा से 500 वर्ष पूर्व हिम रेखा और नीचे आ गई, और इसके बाद हिम रेखा और नीचे आ गई। 20वीं शताब्दी में हिम रेखा और पीछे हटी। हिम रेखा पीछे हटना मतलब क्या, हिम पिघल रहा है। ठीक है, तो हिम रेखा भी पीछे हट रही है, तो हमको आगे बढ़ने और पीछे हटने के बहुत सारे माने क्या बोले, एविडेंस, प्रूफ देखने को मिला है। नेक्स्ट है तलछट के स्तर में जलवायु परिवर्तन का चिन्ह। अच्छा, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि महादेशों की जो मरुभूमि है, मरुभूमि में नमक के खानों से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में अतीत काल में कैसी जलवायु थी, आर्द्र जलवायु थी, और बाद में वहां पर क्या हुआ, अच्छा, वहां पर आपका क्या था, नमक के खाने हैं, मतलब वहां पे कभी आर्द्र जलवायु थी और बाद में बहुत ज्यादा वाष्पीकरण हुआ, मतलब तापमान में परिवर्तन हुआ, इसलिए क्या हुआ,
जो भी पानी था वो इवेपोरेट हो गया, वाष्प में बदल गया, लेकिन जो नमक था वो तो नमक तो बदल नहीं सकता है, वो तो रह गया, और इसलिए वहां की पानी और झीलें और मिट्टी जो है वो नमकीन हो गई। तीसरा क्या है जलवायु परिवर्तन के प्रमाण, की समुद्री स्तर में परिवर्तन। ठीक है, समुद्री स्तर में परिवर्तन क्यों? क्योंकि समुद्री स्तर ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ध्रुवों पर जो भी बर्फ है वो पिघल पिघल के कहाँ आ रहा है? समुद्र में आ रहा है। समुद्र में आएगा तो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसके बढ़ने से क्या होगा? कोस्टल एरियाज में क्या आने की संभावना है? बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। ओके, और एक तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रमाण है वो हम लोग देख सकते हैं। तो चौथा प्रमाण में हम लोग जीवाश्म विश्लेषण को देख सकते हैं कि प्राणी जीवाश्म को अगर हम लोग जानते हैं कि माने जो भी उद्भिज है, माने पेड़ पौधे जीव जंतु किस पर? जलवायु पर डिपेंड करते हैं, निर्भरशील होते हैं। तो प्राणी जीवाश्म को अगर हम लोग पहले देखें तो प्राणी जीवाश्म उस क्षेत्र की जलवायु की जानकारी देती है। प्लैंकटन जनरली कहाँ होता है? शीतोष्ण जलवायु के समुद्र जल में बढ़ते हैं। समुद्र में जिन क्षेत्रों में प्लैंकटन के जीवाश्म पाए जाते हैं अच्छा, समुद्र के जिन क्षेत्रों में प्लैंकटन के जीवाश्म पाए जाते हैं उसी समुद्र क्षेत्र की जलवायु के बारे में जानकारी की जा रही है। स्थल भाग में मेरुदंडी प्राणियों के जीवाश्म से स्थल भाग के जलवायु की जानकारी की जा रही है। ठीक है, और प्लांट फॉसिल्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि एक विशेष प्रकार के उद्भिद का जन्म एक विशेष प्रकार की जलवायु में होती है। उष्ण क्षेत्र में बड़े पत्तों की वनस्पतियां पाई जाती है। उष्ण क्षेत्र में तो बड़ी पत्तों वाली वनस्पति मिलेगी, और जहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र होंगे वहां पे तो वनस्पति उग ही नहीं सकती है। या मान लीजिए कि जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहां के जो पेड़ के पत्ते होंगे वो कैसे होंगे? नुकीले होंगे। तो जिस तरह के हमें फॉसिल्स मिलेंगे उन फॉसिल्स को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि आज से 3000-4000 साल पहले वहां पे किस तरह की जलवायु थी और अभी किस तरह की जलवायु है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को इजीली दिख जाएगा कि जलवायु परिवर्तन हुआ है। ठीक है, हुआ है, और क्या क्या प्रमाण है जलवायु परिवर्तन के ये तो अभी बता ही दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है।